नमस्कार बच्चों, सेकंड सेमेस्टर का अगला सेगमेंट है और इसमें दक्षिण भारत का जो प्रशासन है, खासतौर से चोलकालीन प्रशासन की हम चर्चा करेंगे और उसी का जो सिलेबस है आपके यहाँ उसी को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो दक्षिण भारत में अगर चोल काल की बात करें तो चोल काल में जो प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च जो अधिकारी होते थे, बड़े अधिकारी होते थे, उनको पेरुंदरम कहा जाता था। पेरुंदरम कहा जाता था। और निम्न श्रेणी के जो पदाधिकारी होते थे उन्हें सेरुंदरम कहा जाता था। उच्च श्रेणी में मतलब कह सकते हो आज के समय के ए क्लास के अधिकारी, और निम्न श्रेणी में कह सकते हो बी क्लास और सी क्लास के जो अधिकारी आते थे उन्हें सेरुंदरम कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को ओडमकुट्टम भी कहा गया है, जिनका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी। कुछ अधिकारी ऐसे भी थे जिनको लेखों में ओडमकुट्टन कहा जाता है। ये ओडमकुट्टन वो अधिकारी हुआ करते थे जो राजा के आदेशों को लिखते थे और राजा के पास या राजा के समीप हर समय रहा करते थे। संपूर्ण चोल काल की अगर बात करें, संपूर्ण चोल काल को 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों को मंडल कहा जाता था, मंडलों को कोट्टम या बलनाडु कहा जाता था, और नाडु होते थे जिला, और उसके बाद कुर्रम हुआ करते थे जो गांव में विभक्त हुआ करते थे। संपूर्ण प्रांत 6 भागों में बटा था। मंडलम, बलनाडु, नाडु, कुर्रम और कोट्टम। नाडु की स्थानीय सभा को नट्टूर कहा जाता था। नगर की स्थानीय सभा को नगर तार कहा जाता था। बेललाल जाति के धनी किसानों को केंद्र सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। बेललाल जाति थी ये केंद्र सरकार के कामकाज को देखती थी, इसलिए खेतीबाड़ी या जमीन जायदाद में इनका अच्छा खासा नियंत्रण था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुगेद, बेलन या उरैया प्रधान जैसी उपाधियां भी दी जाती थी। स्थानीय सुशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। चोल प्रशासन की अगर महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो चोलों का स्थानीय जो शासन था या प्रशासन था वो महत्वपूर्ण था, और सर्वसाधारण लोगों की सभा हुआ करती थी। और नामक जो समिति थी वो सर्वसाधारण लोगों की सभा होती थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों का निर्माण करना, बगीचों का निर्माण करना, गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। तो ये उर नामक जो सभा थी, तालाबों, बगीचा, गांव की भूमि का अधिग्रहण करना, विकास के कार्यों को देखना, ये उर नामक सभा किया करती थी। सभा या महासभा जो होती थी यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। उच्च जाति के लोग होते थे इसमें। इन सभाओं के लोगों को पेरुमक्कल के नाम से जाना जाता था। यह सभा बारियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। कुछ व्यापारी भी होते थे, व्यापार करने वाले लोग, उनकी सभाएं होती थी, उनको नगरम कहते थे। चोल काल में जो भूमि की उपज कर था, भूमि का उपज कर कितना था? 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रहते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी वो भूमि कर मुक्त भूमि होती थी, अर्थात ब्राह्मणों को दी गई भूमि पर कर नहीं लिया जाता था, विदाउट टैक्स पेबल भूमि होती थी। और इस प्रकार की भूमि को चतुर्वेदी मंगलम के नाम से जाना जाता था। बिना कर वाली भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। ये दान दी जाती थी, इसलिए इसे ब्रह्मदेव के नाम से भी जाना जाता था। चोल काल का चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पैदल सेना या पदाती सेना। चोल काल में कन्नौज सोने के सिक्के हुआ करते थे या कुलुंज सोने के सिक्के हुआ करते थे। तमिल कवियों में अगर चोलों की बात की जाए, चोल काल में तमिल कवि हुए हैं जिनको नाम है इनके प्रमुख जयगोंधार, जयगोंधार एक तमिल कवि हैं जिन्होंने कुलोत्तुंग प्रथम, चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासन काल में कलिगंत पुराण की रचना की। कलिगंत पुराण की रचना किसने की? जयगोंधार। कंबन, ओटकुट्टम,
पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तमिल साहित्य में जय गोंधार ने किसकी रचना की? कलिगंत पुराण की। और ये कुलोत्तुंग प्रथम के राज कवि हुआ करते थे। तमिल साहित्य में 3 कवियों को त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। उसमें कंबन, ओट्टुकुट्टम, पुगलेंदी, इन लोगों के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। थोड़े से नाम अजीब हैं, ये दक्षिण भाषा से संबंधित हैं, कन्नड़ के हो सकते हैं, तमिलनाडु तमिल भाषा में हो सकते हैं, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। कौन कौन है त्रिरत्न में? कंबन, ओट्टुकुट्टम और पुगलेंदी। इन्हें तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंप, पोन्न, रन्न, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। तमिल साहित्य के 3 रत्न कौन से हैं? कंबल, ओट्टुकुट्टम, पुगलेंदी। और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किसको कहा जाता है? किसको कहते हैं? पंप को, पोन्न को और रन्न को। पंप, पोन्न, रन्न, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हो गए। पर्सी ब्राउन ने, एक पुरातत्व विशेषज्ञ पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर के बारे में लिखा है, विमान के बारे में बताया है कि भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर है, उसका विमान जो बना हुआ है वो भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल काल में एक तांबे की नटराज अर्थात भगवान शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है, जो चोलकालीन संस्कृति का सार, जिसको या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांसे की प्रतिमाओं में से एक हैं। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। राजेंद्र प्रथम चोल शासक था, इसके गुरु कौन थे? ईशान शिव। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम, तमिलनाडु में है कावेरी पट्टनम। ये चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जिसका नाम था कावेरी पट्टनम। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था, उसको क्या कहते थे? तनिया। एक बड़ा गांव होता था जिसकी आबादी ज्यादा होती थी और जिसमें समस्त अधिकारी भी होते थे, शासन प्रशासन चलता था, उसको तनियर के नाम से जाना जाता था। उत्तर मेरु शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, पारंतक प्रथम के शासन काल से संबंधित है। उत्तर मेरु शिलालेख एक महत्वपूर्ण शिलालेख है, जो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि उत्तर मेरु शिलालेख किस शासन से संबंधित है या किस राजा से संबंधित है। ये चोल राजा पारंतक प्रथम का शिलालेख है। उत्तर मेरु शिलालेख चोलों की राजधानी क्रम से बदलती रही। सबसे पहले चोलों की राजधानी थी उरैयूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद गंगईकोंड, उसके बाद चोलपुरम, एंड में चोलों की राजधानी कांची बनी। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? धान। विनिमय का जो माध्यम था वो क्या था? आदान प्रदान का धान हुआ करता था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न होते थे, जैसे बलंजिया, नानादेशी, मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार कहे जाते थे, शिव के उपासक नैनार कहे जाते थे। तो चोल काल के बारे में मैंने बताया। उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम, निम्न अधिकारियों की श्रेणियों को सिरुंदरम, प्रांतों को 6, संपूर्ण चोल काल को 6 प्रांतों में विभक्त किया गया था। प्रांतों में जो इकाइयां होती थी, बलनाडु, नाडु, कोट्टम, कुर्रम, ये इकाइयां होती थी। पैदल सेना होती थी सबसे महत्वपूर्ण।
और उसके बाद सभाएं होती थी, जिसे उरैयुर कहा जाता था, उर को कहा जाता था सभा। तो इस प्रकार से हमने चोल कालीन शासन प्रशासन के बारे में बताया। चोल काल में कर कितना होता था? 1/3 भाग। ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी वो ब्रह्मदेव कहलाती थी या ब्रह्मदेव कहलाती थी, जिसको चतुर्वेदी मंगलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको दक्षिण भारत के राजवंश चोल, पल्लव, चालुक्य, राजपूत, इन सब के बारे में हमने चर्चा की और चोलों के प्रशासन को हमने बताया। तो ये आपका सेगमेंट यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।